जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी स्पेशल में अभी तक हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर से जो टच करते हुए जिले थे उनका पहला पार्ट देख लिया था। उस पहले पार्ट में हम लोगों ने पीलीभीत और लखीमपुर खेरी इन दोनों जिलों को कवर किया था। अब सेकेंड पार्ट जो आज का है उसमें हम बहराइच देखेंगे जो कि लखीमपुर से सटा हुआ जिला है, और उसके बाद एक श्रावस्ती देखेंगे। इसके बाद का जो लास्ट पार्ट होगा इन जिलों को कवर करता हुआ, उसमें हम बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज इन तीनों जिलों को देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहराइच के बारे में। बहराइच में हमें पता है कि जिस तरीके से लखीमपुर खेरी में हमने पढ़ा था दूधवा नेशनल पार्क या दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अपने यूपी का दूधवा नेशनल पार्क। ठीक उसी तरीके से बहराइच में भी आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन अभयारण्य देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है? कटर्निया घाट। जब भी आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हरे भरे पूरे ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं। अब ये जो पूरे हरे भरे देखने को मिलते हैं तो उसमें जो इस जिले में लखीमपुर खेरी साइड में पड़ता है उसमें आपका एक दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि किशनपुर वन अभयारण्य देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप बहराइच की तरफ आते हैं तो फिर आपको इस तरीके का कुछ जंगल देखने को मिलेगा, और वो आपका पड़ता है कटनिया घाट। कहाँ पे? बहराइच में। तो यहाँ पर आपको दिख गया कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन अभयारण्य। अब इस पूरे आप नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटनिया घाट वन अभयारण्य, इन तीनों को जब आप मिला देंगे, देखिए यहाँ पर जैसे है, इन तीनों को जब आप मिला देते हैं साथ में, तो फिर आपका ये क्या तैयार हो जाता है? दुधवा टाइगर रिजर्व। हमें पता है कि बाघ अभयारण्य भी हमारे देश में बनाए गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बाद से, जो कि 1973 में आपका लागू किया गया था। अब यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व में ये तीनों आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट में कभी देखने को मिले कि दुधवा नेशनल पार्क यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है पूरा का पूरा, तो ये गलत हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका लखीमपुर खेरी में है, उसी में लखीमपुर खेरी में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी किशनपुर आपका वन अभयारण्य है, और ठीक उसके बगल में बहराइच में आपको क्या देखने को मिलता है? कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कटर्निया घाट आपका वन अभयारण्य। इन तीनों को जब आप मिलाते हैं एरिया को, तब आपका तैयार हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व आपका बना है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1987 में। तो ईयर याद रखिएगा, ईयर हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में सामने को देखने को मिलता है। अब क्या हमें जानने को मिलेगा? अब देखिए, बहराइच में आपको एक दरगाह जानने को मिलेगा। अब थोड़ा सा बात ऐसा है कि आपका बहराइच और श्रावस्ती, इसमें आपको जगह स्थल से ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई ज़्यादा समझ में आएंगी और देखने को मिलती हैं। तो देखिए, बहराइच में ये पहला ऐतिहासिक चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे दरगाह है। किनका दरगाह है? ये दरगाह है हजरत सैयद सलार मसूद का। सैयद सलार मसूद, ये नाम आपको कब जानने को मिलेगा? जब आप यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी बहुत फेमस, वो 1034 ईस्वी में हुआ था युद्ध। यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ के एक महाराजा थे श्रावस्ती के, ये हैं आपके महाराजा सुहेल देव। तो बहराइच और श्रावस्ती को लेता हुआ उनका इतना बड़ा राज्य था। जब वो बाद में फैला तो गोरखपुर तक गया, नीचे सीतापुर तक गया। तो मुख्य तौर पे उनका ये एरिया हुआ करता था बहराइच और श्रावस्ती वाला। तो थे तो वो श्रावस्ती के महाराज, लेकिन कौन? आपके सुहेल देव। श्रावस्ती के महाराज थे सुहेल देव, लेकिन युद्ध होता है बहराइच में। बहराइच में यहाँ पर सैयद सलार मसूद, जो कि आपके महमूद गजनवी, जो गजनवी शासक आया था भारत में, जिसने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, उसी गजनवी के, महमूद गजनवी के ये भांजे थे सैयद सलार मसूद। इनको 1034 ईस्वी में प्लानिंग करके अटैक करने के लिए बोला आपके महमूद गजनी ने। तो गजनवी ने बोला कि अब आप अटैक करिए वहाँ पे। तो 1034 ईस्वी में ये बहराइच में रातों रात अटैक करते हैं, और सुहेल देव फिर उनके साथ रात में युद्ध करते हैं। उसमें सुहेल देव ने एक अच्छा काम, क्या दिमाग लगाया लड़ाई में। उनको पता था कि अकेले अगर मैं इनके साथ लड़ाई करता हूँ तो किस तरीके से डैमेज होगा, उन्होंने पूरी एनालिसिस कर ली। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई करने के पहले उन्होंने जो अगल बगल के और जिलों के राजा थे उन सभी राजाओं को मिला लिया, और उन राजाओं को मिलाने के बाद उन्होंने फिर आपके ये गजनवी मतलब गजनवी शासक के जो भांजे थे सैयद सलार मसूद, इनके साथ लड़ाई किया। इसमें हजरत सैयद सलार मसूद मारे गए, और उन्हीं की ये यहाँ पे दरगाह एक बनाया गया। ठीक है, ये गजनवी
आपके शासक वंश के सेनापति भी थे उस समय। तो यहाँ पे महाराज सुहेल देव ने इनको ये इसमें मारा था 1034 ईस्वी में। कहाँ पर? बहराइच के युद्ध में। अब देखिए ये हमें उल्लेख कहाँ से पता चलता है इस युद्ध के बारे में या इन लोगों के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? हमें ये जानने को मिलता है 17वीं शताब्दी की एक फारसी भाषा पुस्तक है। उसका नाम है मीराते मसूदी। तो नाम से ही लग रहा है कि मसूद के बारे में कुछ होगा, तो मीराते मसूदी। तो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। फारसी यानी कि पर्शियन किताब थी 17वीं शताब्दी की, 17th सेंचुरी की। मीराते मसूदी नाम है। उसमें हमें इस युद्ध का, इन लोगों के बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या जान सकते हैं? अब देखिए ये महमूद गजनवी के भांजे थे सैयद सलार मसूद। ये हमें कहाँ से पता चलता है? इसका उल्लेख हमें पता चलता है अबुल फजल की आइने अकबरी के बारे में। आइने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था, उससे हमें ये पता चलता है कि ये महमूद गजनवी के भांजे थे। अब आइने अकबरी लिखने वाले अबुल फजल के बारे में आप 2-3 लाइन कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से। आप लोग अलग अलग जिलों के हैं यूपी के, तो आप ये भी अपने कमेंट सेक्शन में लिख के अपने ज़िले के बारे में कोई भी 2 से 3 पॉइंट बता दीजिए कि वो क्या वहाँ पे फेमस है। इससे हम लोगों को आपस में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अपने ज़िले का जो भी आपको लगता हो कि 2 से 3 चीज़ें जो सबसे अधिक फेमस हैं, जिस जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ज़िले के आप हैं, तो वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें इस तरीके से हमें आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इतना हम जान गए बहराइच के बारे में, ये थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ें जान गए, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने जान लिया कि वन अभयारण्य भी है, और भी जो आगे डिटेल हमें मिलेगा तो एक साथ जब भी यूपी के मैप को कवर करेंगे तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अब श्रावस्ती जिले के बारे में। श्रावस्ती में भी आपको ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादा जानने को मिलती हैं। तो श्रावस्ती में क्या है? देखिए, एक तो ये कौशल महाजनपद, जो हम महाजनपद चैप्टर में पढ़ते हैं, तो कौशल महाजनपद का एक राजधानी था आपका श्रावस्ती। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध जी ने सबसे अधिक समय तक, ये जो इस सबसे अधिक जीवन व्यतीत किया है, मतलब सबसे अधिक समय तक इन्होंने श्रावस्ती में जीवन व्यतीत किया। अब सबसे अधिक इन्होंने, जिन्होंने जहाँ पे समय व्यतीत किया महात्मा बुद्ध ने, तो उपदेश भी उन्होंने वहीं पे सबसे अधिक दिया होगा। तो अक्सर ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे सबसे अधिक बार या अधिक समय तक उपदेश दिया है। तो लगभग ऐसा है कि कहीं पे 24-25 साल भी हमें जानने को मिलता है कि 24-25 साल महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया, लेकिन अधिकतर जगह 21 वर्ष भी दिया हुआ है। कितने वर्ष रहे इसमें नहीं फंसना है, बस इतना है कि सबसे लंबे समय तक उन्होंने श्रावस्ती में समय बिताया और सबसे अधिक समय तक उपदेश भी उन्होंने वहीं पे दिया। कहाँ पे? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी ने। चलिए, ये हमें पता चल गया। देख लीजिए, सबसे अधिक उपदेश उन्होंने यहीं पर दिया, श्रावस्ती में। अब इसी समय की बात है जब महात्मा बुद्ध यहाँ पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, यहाँ पे वो उपदेश देते थे, तो उस समय कौशल वंश के राजा हुआ करते थे महाराज प्रसेनजित। तो जाहिर सी बात है, इतने प्रभावशाली हैं, व्यक्तित्व है, तो वहाँ के भी राजा इनसे प्रभावित हुए, उनकी बातों से, उनके उपदेश से महात्मा बुद्ध के, और प्रसेनजित राजा भी इनके शिष्य बन गए, वहाँ के जो उस समय राजा थे महाराज प्रसेनजित। अब यहाँ पे ये जो बात है हमें कि ये महाराजा प्रसेनजीत जो हैं उनके शिष्य बन गए महात्मा बुद्ध के, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो मध्य प्रदेश में एक स्तूप है, बरहूत का स्तूप। आपने अक्सर आर्ट एंड कल्चर में या कभी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको पता चला होगा। तो भरूत का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये लेख से हमें पता चलता है कि महाराज प्रसेनजीत, जो कि श्रावस्ती के महाराज हुआ करते थे, वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। एक और बात, अब यहाँ पे स्तूप की जब बात हो रही है तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूप है जो हमें देख लेना चाहिए। एक पक्की कूटी कहलाती है और एक कच्ची कूटी कहलाती है। पक्की कूटी कहलाती है अंगुलीमाल के स्तूप को हम कहते हैं। अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। अंगुलीमाल एक बहुत ही कुख्यात डाकू हुआ करते थे। अब वो करते क्या थे कि जो भी उनके शिकार हुआ करते थे लोग, उनको मार के वो उनकी उंगली काट के फिर उसकी माला बना के रखते थे। एक बार ऐसी इसी तरह से एक मोड़ आया कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और अपनी माँ का वध करने चले गए। लेकिन उसी समय महात्मा बुद्ध बगल से गुजर रहे थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनके बात, उनके व्यक्तित्व, उनके चिंतन से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने आगे कभी भी किसी की भी हत्या न करने का प्रण लिया, और उस समय उनकी माँ भी बच गई और आगे जो भी लोग मारे जा सकते थे वो भी बच गए, और फिर वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने काफ़ी तपस्या वगैरह किया। तो अंगुलीमाल का ये जो स्तूप है, ऐसा माना जाता है कि
कई जगह पे देखिए अलग-अलग चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अंगुलीमाल के स्तूप में उनके अवशेष हैं। कई लोग मानते हैं कि नहीं, महात्मा बुद्ध जी का कुछ अवशेष है, मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये अंगुलीमाल स्तूप है आपका, कहाँ पे, श्रावस्ती में, इसे हम पक्की कुटी कहते हैं, पक्की कुटी। और ये जो कच्ची कुटी है, ये अनाथ पिंडक एक स्तूप है, उसे हम कहते हैं। 2 मिनट लगेगा, नेट पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, तो वो इमेज से आपको और अच्छे से दिमाग में याद होगा। तो ये कौन से दो स्तूप हैं? अंगुलीमाल स्तूप, जिसे पक्की कुटी कहते हैं, और अनाथ पिंडक स्तूप, जिसे हम कच्ची कुटी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है श्रावस्ती में ही। वो आपका महत्वपूर्ण स्थल है जैन धर्म के लिए। जैन में हमें पता है कि जो तीर्थंकर हुआ करते थे, तो उसमें तीसरे जैन तीर्थंकर थे भगवान संभवनाथ जी। भगवान संभवनाथ जी जो थे, उनका यहाँ पे जन्मस्थली माना जाता है। जब भी आप नेट पे देखेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उनके एक टीले टाइप में, एक टीले जैसा वहाँ पर ढेर है। तो उस टीले को ही माना जाता है कि एक समय ये महल हुआ करता था, और वहीं पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म हुआ था। इसलिए उस टीले के लोग जाते हैं और पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं उस टीले के सामने, भगवान संभवनाथ जी का जन्म स्थली का एक महल मानकर। तो एक तो यहाँ पे जैन धर्म के लिए जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण स्थल है, पवित्र स्थल है, और एक महात्मा बुद्ध जी से जुड़ा हुआ श्रावस्ती पवित्र स्थल है। तो कुल मिलाकर हम इन दोनों जिलों को हमने देख लिया है। अब हमें लास्ट पार्ट में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के बारे में देखना है। कुछ ना कुछ जानने को हमेशा फैक्ट मौजूद रहता है, लेकिन एक एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो यहाँ से इन सब जगह से देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर अब पूरा तरीके से यूपी का मैप देख लेंगे, जिसमें कभी आपका कोई बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, आपका ये जीव जंतु इनसे जुड़ा हुआ कभी देख लेंगे। नदी का एक मैप हमारा बचा हुआ है। तो अब कंप्लीट मैप पे ज़्यादा फोकस होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अवध या फिर पूर्वांचल, इस तरीके से मैप को टुकड़े में करके हम लोग समझ लेंगे। बुंदेलखंड और इसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि इससे काफ़ी जुड़े हुए तथ्य जो हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपके सामने आ जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन 3 जिलों को देखेंगे। आप लोग जिस ज़िले से भी जुड़े हुए हैं यूपी में, अपने ज़िले के 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फेमस हैं, जो हमें जानना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके और हमारे कमेंट से ही इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी कि सबके लिए फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।